सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, पीडीएम इत्तेहाद में दरार मजीद गहरी होने लगी है और आज एएनपी ने भी बाकायदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके पीडीएम से अपनी राहें जुदा करने का फैसला कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप मुलाहिजा कर रहे थे और अमीन अदर होती साहब ने ये कहा कि तमाम जो ओहदे हैं वो ख़त्म करने का अब एएनपी जो है वो फैसला कर चुकी है। तमाम ओहदे पीडीएम के छोड़ रही है। इस पीडीएम को उन्होंने कहा कि हम पीडीएम मानते ही नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो ये जमात एक इत्तेहाद था 10 जमातों का, उसको अब दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, इसको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है और जो मकसद था इस पीडीएम का, उन्होंने कहा कि वो अब ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगाया गया सरबराह किरदार ये नहीं होता कि इस तरीके से हमला आवर हो। शोकॉज नोटिस पर उन्होंने कहा कि अगर हमसे पूछा जाता, कोई इजलास बुलाया जाता, हमसे कोई वजाहत मांगी जाती तो हम वजाहत देते, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। ये शोकॉज जो नोटिस भेजा गया है वो किस अथॉरिटी के साथ भेजा गया, ये अमीन अदर होती साहब ने सवाल भी उठाया और कल हमने भी यही सवाल उठाया था और हमने ये पूछा था कि आपस में सियासी जमातें किस तरह एक दूसरे को शोकॉज नोटिस भेज सकती हैं। मैंने कभी माजी में इस तरह नहीं देखा। ये बॉस वाला एटीट्यूड, क्या जो इत्तेहाद होता है जमातों का, सियासी जमातों का, कि उसमें ये बॉसी एटीट्यूड काम कर सकता है और ये एटीट्यूड क्यों इख्तियार किया गया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि हमने शोकॉज नोटिस भेजा, बाद में उन्होंने वजाहत की कि हमने शोकॉज नोटिस नहीं बल्कि हमने तो वजाहत तलब की, हमने तो पूछा, और ये उन्होंने बाद में अपना स्टेटमेंट जो है वो चेंज किया। लेकिन अब पीपल्स पार्टी और एएनपी ने राहें, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब कहते क्या रहे, ज़रा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, फिर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। कोई इजलास नहीं किया, जो इजलास हुआ है वो पार्लियामेंट्री पार्टीज के लीडर्स का हुआ है। आज शो का नोटिस भेज रहे हैं इनको जी, दूसरी जमातों जी भेज रहे हैं, आज भेज रहे हैं जी। अच्छा, क्या मतन क्या है सर उसका? मतन क्या है सर उसका? मतलब ये है कि ये आपने किया है, अच्छा, आपने हुकूमती बैंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है, तो वो काज हमने नहीं किया, एक्सप्लेनेशन मांगी है। ये शाहिद खान अब्बासी साहब तो कहते हैं कि हमने नोटिस नहीं दिया। पहले कहा उन्होंने बिल्कुल भेज रहे हैं हम शोकॉज नोटिस, उन्होंने कहा नोटिस नहीं भेज रहे, ये तो हम वजाहत मांग रहे हैं। अब होगा क्या, ज़ाहिर है पीडीएम अगर वाक़तन पीपल्स पार्टी और एएनपी इसमें नहीं है, एक क्या सिर्फ नून लीग और जेयूआई और कुछ जमातों की ये इत्तेहाद होगा, फिर ये इत्तेहाद चलेगा कैसे, अब ये इत्तेहाद करेगा क्या। पीपल्स पार्टी ने तो पूरी कोशिश की और अभी भी यूसुफ गिलानी साहब की एज अपोजिशन लीडर सेनेट में कोशिश है कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलें, लेकिन उसके बावजूद जो एक खलीज है वो बढ़ती जा रही है। इसे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार इमरान याकूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब मुझे ज्वाइन करें। इमरान साहब और हसन मुत्तू साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन इमरान साहब, ज़ाहिर है कि जो खलीज बढ़ रही है और ये अब तो मज़ीद गहरी हो गई है, असल कसूरवार आप किसको समझते हैं? ये किसकी ईमा पर सब कुछ हुआ? ये पीडीएम जिस लिए बनी थी, जिस चीज़ के लिए इसकी बुनियाद डाली गई थी, उसको नुकसान पहुँचाने का असल जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, देखिए, जिम्मेदार ये सब लोग हैं। बुनियादी तौर पे पीडीएम बनाने का मकसद क्या था? पीडीएम बनाने का मकसद था तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, वज़ीर आज़म इमरान खान से छुटकारा पाना, जिसमें ये बिल्कुल कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, फिर ये, क्योंकि अगर आप देखें तो ये 11 जमातें ऐसी थी जिनमें से मोस्टली एक दूसरे की मुखालिफ जमातें थी। सबसे पहले तो आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को देख लें, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हमेशा इलेक्शन लड़ती रही हैं, एक दूसरे की हुकूमतें गिराती रही हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात आयद करती रही हैं, एक दूसरे को घसीटने की बातें होती रही हैं। उसी तरह अगर आप देखें केपी में एएनपी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान, ये एक दूसरे की मुद्दे मुकाबल हमेशा से रही हैं। एक को राइट विंग की जमात समझा जाता है और दूसरे को लेफ्ट विंग की जमात समझा जाता रहा, और दोनों उसी तरह एक दूसरे की दुश्मन थी। जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ये सिर्फ इकट्ठे हुए थे एक दूसरे का कंधा इस्तेमाल करके तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। बिल्कुल इनका आपस में इस तरह से मामला ला, ये इस तरह से आपस में जूतों में दाल बटती रही कि ये वो मकसद भी पूरा नहीं कर पाए। लिहाजा जब वो मकसद पूरा नहीं किया, पीपल्स पार्टी में समझता हूँ कि इनमें से सबसे कामयाब रही इस तरह से कि पीपल्स पार्टी ने
सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब को कामयाब भी करवा लिया। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन यूसुफ रजा गिलानी साहब को पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार करार दे के सेनेट का इलेक्शन भी करवा लिया। और फिर यही नहीं, उसके बाद जब वो इलेक्शन चेयरमैन सेनेट का हार गए तो अपोजिशन लीडर भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनवा लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सिस्टम में रहते हुए अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी बेहतर कर लिए, अपने लिए जगह भी बेहतर कर ली, और सिंध हुकूमत के मज़े जो हैं वो तो वो उठा ही रहे हैं। लिहाजा जब दूसरी जमातों ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि ये मामला तो इस तरह से नहीं चलेगा। उन्होंने पीपल्स पार्टी के इस रवैये पे एतराज़ भी किया। मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की रिफ्ट जो थी, जो शुरू से है, इसमें वो उस पर थोड़ा सा आप समझ लें कि थोड़ी देर के लिए जो तनाव कम हुआ था वो तनाव चले आप कह रहे हैं कि तनाव जो कम हुआ था वो एकदम फिर आ गया। पॉइंट टेकन। हसन साहब, पीपल्स पार्टी ने अपने सारे मामला ठीक कर लिए और इसी बात पर नाराज़गी शुरू हुई। तो अब ये इस्तीफ़ों की बात जब छिड़ी और उसके बाद फिर ज़ाहिर आपका अपोजिशन लीडर जो कि नून लीग का होना था पहले, अब ये सारे मामलात अब यहाँ तक पहुँच गए कि एएनपी ने तो फैसला कर लिया ऑफिशियली कि वो पीडीएम छोड़ रही है। पीपल्स पार्टी फैसला करने वाली है जल्दी है पीडीएम छोड़ने का, या पीपल्स पार्टी रहेगी साथ? देखिए सुमैया, बहुत शुक्रिया। मैं इतनी आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने मोहतरम अपने भाई की बातें भी सुनी और मुझे उनमें से ऐसे लग रहा था कि जैसे इनका आपस में कोई मुखमुखा है, आपस में जो मुआहदा तय हुआ है, जिसमें मियां साहब बाहर गए और नून लीग ने कहा कि हम आपके 5 साल पूरे करवा दें, वो उनकी बातों से बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था। और यही इख्तलाफ की वजह बनी क्योंकि पीडीएम जो एक के तहत एक रिटन मुआहदे के तहत इकट्ठी हुई और उसमें 26 नकात थे कि ये नकात है, इन पे हम अमल दरामद करेंगे। उसमें एक इस्तीफों की ऑप्शन भी मौजूद है। तो हमने ये हमारा मुतालबा था कि आप इन सारों को एग्जॉस्ट किए बगैर क्यों जाते हैं इस्तीफों की तरफ। सही। आप जब लॉन्ग मार्च की डेट तय करते हैं तो आप उसके साथ जिस दिन लॉन्ग मार्च करना हो उसकी तैयारी की और उसकी तैयारी की क्या है, आप उस दिन आप कहते हैं कि इस्तीफे पहले दे दो। और इस्तीफों का तो पीपल्स पार्टी ने पहले दिन से आपको कहा था कि इस्तीफे हमारी वो ऑप्शन है, जब कुछ भी ना हो सका तो हम इस्तीफे दे देंगे। आप इस्तीफे देकर किस तरह ये बाकी ऑप्शंस एग्जॉस्ट करोगे, आप किस तरह नो कॉन्फिडेंस मूव करोगे। और फिर सुमैया अगर आप देखें तो पीडीएम मजबूत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्लानिंग थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत था, उससे पीडीएम की मजबूत हुई, जोर हुए। जिसमें आप सेनेट का इलेक्शन था इस्लामाबाद वाली सीट का, वो आप देखे तो हमने वो सीट भी जीती। फिर हमने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी जीता। वो एक अलग चीज है कि उसमें रिगिंग हुई, उसको किस तरह एक राय को बिल्ड किया, वो सारी दुनिया ने देखा और सबको पता है। इखलाकी तौर पर पीटीआई वाले भी ये चीज मानते हैं। हम तो जब भी असेंबली इकट्ठे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि यार हम असूली तौर पर तो हारे हुए हैं, लेकिन हमारी हुकूमत है, हमें करने दो। लेकिन हसन साहब बस इतना सा बता दें कि आप लोग छोड़ रहे हैं पीडीएम या नहीं? मेरी अर्ज में पीडीएम छोड़ने या निकालना ये तो इशू मैं समझता हूँ कि ये तो है ही नहीं है। अच्छा। पीडीएम जो बनी थी तो वो इस बात पे बनी थी, ये तयशुदा असूल था कि इसमें कसरत राय से फैसले नहीं होंगे, फैसले होंगे। सही है। अगर कोई छोटी पार्टी भी इख्तलाफ करती है तो वो फैसला नहीं होगा जब तक कंसेंसस नहीं होंगे। ऐसा ही है। और लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लेकिन चले मैं आपसे दोबारा पूछूं, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? क्या मफाहिमत की कोई राह निकलेगी या फिर पीपल्स पार्टी भी अपनी राहें पीडीएम से जुदा कर लेगी और एक अलग ही तहरीक चलाएगी? हसन साहब, जाहिर है आज अगर एएनपी ये सोचती है कि उसको ये चीज़ ठीक नहीं लगी है, एक शो कॉज नोटिस आता है जो कि पीपल्स पार्टी को भी आता है, एएनपी को भी आता है, और जिस तरीके से उसमें 7 रोज़ के अंदर जवाब मांगा गया है, तो वो बड़ी अजीब बात है। ये तो वो एटीट्यूड है जैसे कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से मांगता है कि जी आपने ये काम क्यों किया, मुझे इसका जवाब दें।
क्या सियासी जमातें एक दूसरे से इस तरह जवाबदही कर सकती हैं? क्या हमने माजी में कभी इस तरह देखा? ये सवाल चले हसन साहब मेरे साथ आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ। लेकिन एक और अहम मामला है, वज़ीर आज़म ने इंतखाबी इस्लाहत के लिए जंगी बुनियादों पर करने का ये फैसला किया। उन्होंने आज कहा है कि भाई अपने तमाम जो मुशावरत की है अपनी माहिरीन से, और उन्होंने कहा कानूनी माहिरीन से कि जल्द से जल्द बाकी सियासी जमातों से भी राबते करें और इंतखाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है, इसको जल्द से जल्द किया जाए। पार्लिमानी कमेटी भी इस पर तश्कील देने का फैसला किया गया है। नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत का ये बड़ा अहम टास्क है। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात करनी है, कैसे करनी है, तमाम जमातों को साथ मिलाना है, किस तरह से आप लोग बात करेंगे अपोजिशन से, क्या प्लान है आप लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, ये बड़ा एक अहम वक्त है, तारीख का एक ऐसा मोड़ है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जमात जिसने 22 साल स्ट्रगल की, आज वो वफाक में भी हुकूमत में है, 3 सूबों में भी हुकूमत में है, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत में है। इसका मतलब है पाकिस्तान में पिछले 30-40 साल से जो 2 जमाती जमहूरी निज़ाम चल रहा था, एक नई जमात मर्जों के सामने आई। अच्छा, बहुत सारे आपने देखा कि सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई, पिछले 2.5 साल में जो कुछ होता रहा उसका दोहराना अब आपके प्रोग्राम में मैं मुनासिब नहीं मैं मगर चाहती हूँ कि जरा थोड़ी सी बात नदीम साहब और कर लूँ, फिर मैं वापस आके ब्रेक से आपसे बात करूंगी। मेरे साथ तायरा औरंगजेब साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं। तायरा साहब, शो कॉज नोटिस आप लोगों ने भेजा जिस पर शाहिद खान अब्बासी साहब की दस्तखत हैं, वो कहते हैं कि जी ये वजाहत थी, 7 रोज़ के अंदर जवाब मांगा गया है कि जी जो वायलेशन आपने की है और ट्रस्ट यानी कि एतमाद का जिक्र किया गया, ऐसा जवाबदही तो किसी भी बॉस की होती है कि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मांगता है। ये सियासी जमातें कब से इस तरह की जवाबदही करने लगी? ANP अब छोड़ रही है, PDM उसने तो ऐलान कर दिया है। पहली बात तो ये है कि शाहिद खान अब्बासी साहब PDM के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनके दस्तखत इसलिए मौजूद थे क्योंकि वो PDM के जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ, ये शो कॉज नहीं था, ये एक वजाहत थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मांगी थी। अच्छा, उन्हीं शाहिद खान अब्बासी साहब ने उस वजाहत के नीचे अपने दस्तखत करके ये भेजना था पेपर। लेकिन तो ये उनकी मैडम ऐसा कभी देखा नहीं हमने माजी में, पार्टी से जवाब दे ही ऐसा माजी में हमने कभी देखा नहीं है तायरा साहिबा कि सियासी जमातें दूसरे से वजाहत मांगे या शो कॉज दें उनको। नहीं, शो कॉज नोटिस नहीं था, ये एक वजाहत तलब की गई थी कि जो अपोजिशन लीडर सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब को बनाया जा रहा है, उसके लिए जो बाप के वोट लिए और गवर्नमेंट बेंचेस से जो इमदाद आई, वो उसके लिए वजाहत मांगी गई थी, क्योंकि PDM का ये एजेंडा नहीं है कि हम गवर्नमेंट के साथ चल के कोई काम तय करें। और उन्होंने इसके लिए पीपल्स पार्टी ने हमें पहले मुशावरत हमसे की भी नहीं, ना हमसे उन्होंने मुशावरत की, ना ANP ने की, तो इसके लिए फिर एक वजाहत तो बनती है ना। चले, आप वजाहत माल जरूर कर रही हैं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब कह चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि ये शो कॉज नोटिस है जो कि इन दोनों जमातों को दिया गया है। वापस आके मजीद डिस्कशन करेंगे कि अब इस शो कॉज नोटिस पर जो ANP का रद्द-ए-अमल था, पीपल्स पार्टी अपना अगला लाहे-अमल कब देगी? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हम बात करें PDM इत्तेहाद जो अब ना होने के बराबर ही है, और अगर ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब ANP ने तो ये बाकायदा ऐलान किया, पीपल्स पार्टी भी अपनी राह जुदा करती है और नून लीग अब ये वजाहत देने पर आ गई है कि हमने शोकॉज नहीं दिया, ये तो एक वजाहत मांगी गई थी। लेकिन अगर JUI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसा समझती है कि इन जमातों को निकाल कर इस PDM के इत्तेहाद को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो क्या ऐसा मुमकिन होगा? हसन साहब भी हमारे साथ हैं और दीगर भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान याकूब साहब, आप क्या समझते हैं PDM जिस तरीके से आई थी, ये इत्तेहाद जो कि 6 माह भी नहीं चल पाया, जिस तरह का टफ टाइम इसने हुकूमत को देना था वो ना दे पाई, जो कुछ JUI और नून लीग करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अब वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए सुमैया, ये PDM का इत्तेहाद जो था ना, ये वैसे तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी लिहाज से देखा जाए तो बड़ी एक अच्छी बात थी कि कम से कम वो सियासी जमातें जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ शेर शिकर रही, उनके दरमियान इतनी हम आहंगी और नरमी आए कि जिससे वो एक दूसरे के साथ ना सिर्फ बैठी बल्कि इकट्ठे चली। लेकिन इसने इसी तरह से फुस होना था, क्योंकि असल में
ये वही जमातें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हमेशा इलेक्शन लड़ती रही हैं। तो जब ये सारी जमातें मिलकर भी कामयाब नहीं हो सकी, और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि पीडीएम बिल्कुल नाकाम हो गई है, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं उनसे थोड़ा सा डिफर करूँगा। कभी भी इस तरह के जो इत्तेहाद होते हैं उनका ये नहीं होता कि जी वो कामयाब इसलिए हुए कि हुकूमत गिरा दी। हुकूमत गिराना मकसद नहीं होता। अगर किसी भी तहरीक से हुकूमत गिरती हो तो फिर जो 126-27 दिन का धरना था उसमें तो हुकूमत नहीं गिरी, तो क्या आप कहेंगे कि वो धरना नाकाम था? मैं तो नहीं समझता वो नाकाम था। सही। उसी तरह मैं समझता हूँ कि पीडीएम कुली तौर पर नाकाम नहीं रही। अगर पीडीएम नाकाम होती तो आज सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ना होते। वो अगरचे ये अलग एक बहस है कि यूसुफ रजा गिलानी को होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। इसी तरह से इन्होंने जो अपने मकसद हासिल करने थे, जो पीपल्स पार्टी की और ताकतवर हलकों के दरमियान जो मामला कहा जा रहा है कि बेहतर हो गए, उसकी भी बुनियादी वजह तो पीडीएम ही है। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून को अगर आप देखें तो पीडीएम की ये तहरीक शुरू ना होती, ये इत्तेहाद ना बनता, तो शायद उनके लिए भी हालात में कुछ हल्की फुल्की जो आप देख रहे हैं थोड़ी सी नरमी उसमें उस तरह से ना होती। अच्छा, ये सारे मामला इसी तरह से पॉइंट। और एएनपी का जो मामला है, मैंने जैसे पहले अर्ज किया था, ये होना ही था। ये सब जमातों ने फिर इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून का मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम लीग नून और जो जमातें अब हैं, मुस्लिम लीग नून ने अब अपना तर्ज अमल चेंज कर दिया। मुस्लिम लीग नून की नज़र अब अगले इलेक्शन पे है। वो अब उस तरह का इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं जो इंतहाबी इत्तेहाद के तौर पे भी आगे चल के काम आ सके। जाहिर है सब अपनी सियासत ही कर रहे हैं ना, लेकिन वही बात जो निकात थे जब उन पर अमल ही नहीं हुआ पीडीएम के, और जो बात की गई थी कि जी आवाम के लिए हम कर रहे हैं, ये पीडीएम बनी ही आवाम के लिए, आवाम जो महंगाई और बेरोजगारी का सामना कर रही है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। हसन साहब जरा मेरे सवाल का दोबारा जवाब दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला लाए अमल है, पीपल्स पार्टी साथ मिलकर चलेगी पीडीएम के या ऑफिशियली अपनी राय जुदा कर लेगी पीडीएम से? देखिए जी, गुजारिश ये है कि जिस तरह अभी मेरे भाई फरमा रहे थे और पहले भी मेरी बहन बड़ी मोहतरमा है और वो बात कर रही थी, तो आप देखें इत्तेहाद वाकई उस वक्त बनते हैं जब मुल्क में आमरीयत हो, जब मुल्क के अंदर एक नामजद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, जिस वक्त अवामी हुकूमत ना हो, जिस टाइम अवामी इश्यूज को एड्रेस ना किया जा रहा हो, जिस वक्त मुल्क में अब तो नून लीग आपको सिलेक्टेड कहने लगी है जी, अब तो नून लीग आपको सिलेक्टेड कहने लगी है। नहीं, मैं किसी के कहने का मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कहता हूँ जी। वो जो मर्जी कहे, उनके कहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो वक्त साबित करेगा कि कौन सिलेक्टेड है और कौन कह रहा है कि उसका अपना किरदार क्या है। क्या पीटीआई के साथ पंजाब के अंदर बैठ के सीट एडजस्टमेंट कर लेना वो पीडीएम को मजबूत करने के लिए किया था कि बिला मुकाबला सेनेटर्स बना लिए और एक सीट जो है वो मुफ्त में क्यू लीग को दे दी? क्या लाड़काना के अंदर बैठकर जेयूआई जो है वो जीडीए के साथ और पीटीआई के साथ बैठ के इत्तेहाद बनाए? क्या वो पीडीएम को मजबूत करने के लिए था? 2 दफा गवर्नर जुबैर साहब जाकर पिंडी में जर्नैलों से मुलाकात करे, क्या वो पीडीएम को मजबूत करने के लिए था? ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तक बर्दाश्त भी करती रही, उनकी इन चीजों को नजरअंदाज भी करती रही कि ये वक्त नहीं है ये बातें करने का, अवामी इश्यूज का वक्त है, उन पे बात करने का वक्त है। मुल्क के गरीब जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मईशत हमारी तबाह हुई पड़ी है, डॉलर अपने मरूज पर है इस टाइम। अभी तो मुस्तहकम हो गया डॉलर, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी वो नहीं किया ना जो करने के लिए पीडीएम की बुनियाद डाली थी। साहब अफसोस के साथ पर मजबूर है। पंजाब के अंदर लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं और खुदकुशियां और खुदकशियां कर रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही हालात हैं, ऐसे ही हालात हैं हसन साहब, लेकिन आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं कर सके ना। ये पीडीएम जिस मकसद के लिए बनी थी, मैं वही तो कह रही हूँ। तो एक सुमैया मुझे या तो बात मुकम्मल कर लेने दें, मेरा पॉइंट आ लेने दें। हाँ हाँ बिल्कुल, आप मुकम्मल कीजिए। इन चीजों का वाकई सही, अभी वो भी कह रहे थे कि धर्म से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, इसीलिए हमने कहा था कि इस मुल्क के अंदर हमें इन हाउस जो तब्दीली है, हमें जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है
जिनमें ये अक्सरियत खो चुके हैं अपनी, और वो फिगर्स हमने इलेक्शन में साबित किए हैं, पीडीएम ने किए हैं। वो पीपल्स पार्टी अकेली नहीं कर सकती थी, वो पीडीएम की मरूने मिन्नत है वो कामयाबी। तो वो सारा कुछ जब हुआ है तो फिर वही तरीके को हमें आगे लेके चलना चाहिए ना। फिर हुकूमत को मजबूत करने के लिए हमें इस्तीफों का ऑप्शन पहले नहीं ना रख लेना चाहिए। फिर पीटीआई के लिए हमें लाड़काना के अंदर कोई साजिश तो नहीं करनी चाहिए। फिर हमें जाके छुप छुप के पिंडी में मुलाकातें तो नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है इन्हीं की वजह से हमारी ये तहरीक जो है वो मैं नहीं समझता कि बज़ाहिर वो कामयाब हुई हो, लेकिन हुकूमत जो थी वो हिल के रह गई थी। हुकूमत के पास कोई इखलाकी आवाज नहीं बचा था, वो मजबूर हो गए थे कि वो एतमाद का वोट लेते। चले, तो ये सारी चीजें ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही हुई। आपका पॉइंट आया आपका। नदीम कुरैशी साहब, अगर हुकूमत ये समझती है कि पीडीएम खत्म हो गई तो ऐसा तो नहीं है, और ये बात खुद तमाम जमातें कह रही हैं कि ठीक है अभी फ़िलहाल इख्तलाफात हैं, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हुआ ये हुआ इसीलिए कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुमकिन हुआ। अब हुकूमत के लिए आगे बड़े चैलेंजेस हैं, महंगाई भी कंट्रोल करनी है, इंतखाबी इस्लाहात भी आपने करनी है, अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना है। ये सारे मामलात कैसे करेगी हुकूमत? देखिए सुमैया, मैं आज आपके प्रोग्राम का सामीन हूं, मैं बोल नहीं सका, मुझे 2 मिनट दीजिएगा आप। जी जी। पहले तो मैं आपको आपका सवाल था पहले पास एक बड़ा सुनहरा वक्त है कि वो आए, गवर्नमेंट के साथ बैठे और इस इशू को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें कि हर इंतखाब जीतने वाला अपनी जीतने वाले पर हारने वाला इल्जाम लगाता है कि जी ये इलेक्शन में धांधली हुई है। बुनियादी तौर पर अभी जब पीडीएम का ये नारा था कि जी वोट को इज्जत दो, ये नारा बैक वक्त उन वोटर्स की भी तहजीक कर रहा था, उनको भी मैं समझता हूं उनके वोट की इज्जत को पामाल कर रहा था, जिन्होंने अपना वोट बड़ी ईमानदारी से कास्ट किया। आज वक्त है कि हम आगे बढ़ें और हुकूमत के साथ कदम बढ़ाकर, मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहता हूं, इस मामले को हल करें। जहां तक आपने पीडीएम की बात की थी कि पीडीएम खत्म हो या ना हो, पीडीएम ने अल्टीमेटली खत्म होना था। वो तमाम अलायंसेस जिनका टारगेट कंस्ट्रक्टिव की बजाय तबाही हो, तखरीब हो, अपनी जात को बचाना हो, कोई जाती एजेंडा ना हो। अभी मेरे भाई हसन मुर्तजा साहब फरमा रहे थे कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। अब ये सिलेक्टेड का लफ्ज इनको अब शोभा नहीं देता, जचता नहीं है, इनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। कौम हंसती है, कौम परेशान होती है कि भाई ये तो लफ्ज अब आप पर इस्तेमाल हो रहा है। आपके अपोजिशन लीडर को सेनेट में मरियम नवाज ने जब सिलेक्टेड करार दे दिया, अब आप इस लफ्ज से छुटकारा पाए। रटी रटाई बातें करने से बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को खुद मजाक का। अच्छा, लेकिन देखें आप लोग तो हुकूमत में है ना नदीम साहब, अब जो तमामतर चीज़ों को दुरुस्त करना है वो अपोजिशन ने नहीं, आपने करना है। महंगाई भी आपने कंट्रोल करनी है, बेरोजगारी भी आपने ख़त्म करनी है, इस्लाहात भी इंतखाबी आपने करनी है। ये काम आप लोग कैसे करेंगे, इसका जवाब मेरे पास अभी तक नहीं आया है। मुझे देखें, आपने अपने प्रोग्राम से इस कौम को उम्मीद का दर्स भी दें, लोगों को पॉजिटिव चीजें भी बताएं। सर हम कितनी उम्मीद दिलाएं, 2.5 साल हो गए उम्मीद दिलाते दिलाते। मेरी सुनिए ना, 2 मिनट मुझे सिर्फ एक दीजिएगा। डॉलर पहली बार नेचुरली नीचे जा रहा है और पाकिस्तान को रुपया मुस्तकम हो रहा है। हमने को मार्केट में डॉलर इंजेक्ट नहीं किए, जैसे माजी में मसनूई तरीके से डॉलर इंजेक्ट करके मार्केट में पाकिस्तानी रुपए को मजबूत किया जाता था, वो हमने नहीं किया। आप पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी रेमिटेंसेस देखें। पिछला महीना पाकिस्तान की 30 साल हिस्ट्री में सबसे बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन हुई है कोविड के बावजूद। ये पॉजिटिव इंडिकेटर, जब टॉप से बॉटम पे जाएंगे तो आम आदमी की हालत में बड़ी बेहतरी आएगी। आप पॉजिटिव चीजें डिस्कस करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 1 महीने में सीमेंट की सेल, सीमेंट जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बेस है, सबसे ज्यादा सेल हुई है। सिर्फ ये 2-4 चीज़ों के अलावा बाकी हालात बहुत ख़राब है नदीम साहब। रियलिस्टिक होना पड़ेगा हुकूमत को। आवाम रो रही है, चीख रही है, ना रोज़गार है, ना महंगाई आप लोग काबू कर पाएँ। ये बड़े चैलेंजेस हैं। अगर हुकूमत ने इसको सही तरीके से सीरियसली टेकअप नहीं किया तो आगे आने वाले इलेक्शंस में शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट भी आवाम से ना मिले। बहुत शुक्रिया नदीम हसन मुर्तज़ा साहब, इमरान याकूब साहब, तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। स्टोरी मुझे चेंज करनी है, कोरोना वायरस की बात करनी है। इस दफ़ा जो तीसरी लहर कोरोना की
आई उसने बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। हमने देखा था कि पहली और दूसरी लहरें बच्चे मुतासिर नहीं हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना वार्ड में 10 बच्चे ज़ेर इलाज हैं और आज जो दिन था कोरोना के हवाले से वो हलाकत खेज़ दिन रहा। 24 घंटों में 103 अफराद जाँ भाग हो गए। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले इस तरह मैंने आपको बताया कि आज 103 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बहक हो गए। तीसरी लहर बच्चों को भी मुतासिर कर रही है। बच्चे भी जो हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। पंजाब में ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो इस कोरोना की तीसरी लहर से मुतासिर हो रहे हैं। वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन जिस तरह से हम पहले ही बात कर चुके हैं, अतिया की गई वैक्सीन है उसकी तादाद कम है, आबादी ज़्यादा है। किस तरीके से हुकूमत जो है वो वैक्सीनेशन के अमल को आगे बढ़ाएगी और तमाम तर सूरत हाल को किस तरह टेकअप। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, ये जो तीसरी लहर है कोरोना वायरस की, इसने बच्चों को भी मुतासिर किया है। ज़ाहिर बच्चों के लिए तो वैक्सीन अभी है भी नहीं। बच्चों को इस वायरस से महफूज रखने के अलावा अगर ये बच्चों को खुदा ना खासा ये वायरस लग जाता है तो उनके लिए मेडिकेशन वगैरह क्या दी जाए और क्या किया जाए, क्या बताएंगे आप डॉक्टर साहब? देखिए, SOPs तो वही है बच्चों के लिए जो कि बाकियों के लिए है। दूसरा ये कि बच्चे, अगर मैंने देखा जाए तो उस दिन मेरी बात भी NCOC से भी हो रही थी, तो पहली लहर में और दूसरी और तीसरी तीनों में बच्चों के नंबर्स तकरीबन वही थे। अच्छा। लेकिन इस वक्त ये जो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रा ज़्यादा हुई है वो इस वजह से कि ये वायरस जो है ना थोड़ा सा जल्दी फैलता है, तेज़ी से फैलता है, और दूसरा उसकी थोड़ा सा सीवियर भी है। तो वैक्सीन की कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं। अच्छा। कुछ जगहों पे बच्चों के ऊपर भी, तो होपफुली वो भी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी तो 18 साल से ऊपर ही ये ट्रायल हुए हैं, और वही एहतियात वही है, सारी एहतियातें वही हैं कि जी आपने SOPs पे अमल करना है बच्चों के लिए, और वो जो स्कूल्स वगैरह को जो इसकी वजह से जो। लेकिन डॉक्टर साहब, मेडिकेशन के हवाले से आप क्या बताएंगे? क्या दवाइयाँ दी जा सकती हैं बच्चों को? सिम्टम्स अगर माइल्ड हो तो दवाइयाँ वही हैं, और नॉर्मली तो देखें जो वही कैल्पॉल वगैरह जो छोटे बच्चों को, और पेनाडोल वगैरह दिया जाता है, और अगर कोई ज़रूरत पड़ती है एंटीवायरल की तो वही दवाइयाँ हैं, लेकिन उसकी डोज अकॉर्डिंग टू वेट होती है, तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर ली जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन अब वैक्सीनेशन जिसकी आपने बात की, ज़ाहिर जो हमारे पास अतिया आई हैं वैक्सीन, चीनी वैक्सीन है, उसकी तादाद बहुत कम है, और अभी अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन तो लोगों ने करा ली है, लेकिन वो यही शिकायत कर रहे हैं कि अभी नंबर नहीं आया। फिर ये वैक्सीन कब तक हमारे पास जो है वो इतनी बड़ी तादाद में होगी? अभी तक NCOC ने कुछ बताया नहीं है कि जो ख़रीदारी का अमल है वो कब होगा। ये वैक्सीन ख़रीदारी के बारे में हुकूमत क्या कर रही है, हमारे पास क्या बजट है? बजट तो मुख्तस किया गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। आपके पास क्या मालूमात हैं? क्योंकि अभी जब इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए आप खड़े होते हैं और वैक्सीन आपके पास नहीं होती, तो फिर आप क्या करेंगे? देखिए, वैक्सीन के लिए ये तो जो दुनिया भर में जो सप्लाई एंड डिमांड के इश्यूज हैं, क्योंकि अभी इस वक्त भी जो है ना 1 साल के अंदर 2 बिलियन वैक्सीन तैयार हो सकती है, जो कि पूरी दुनिया की ये 25% पॉपुलेशन को ही केटर कर सकता है। तो इसलिए ये पूरी दुनिया को चाहिए, और वो लगे हैं। पाकिस्तान ने डेफिनेटली कुछ ऑर्डर्स किए हुए हैं, वो आ जाएंगे। जो कोवैक्स से जो वैक्सीन आनी थी उसमें डिले हुआ है, जो कि मार्च के फर्स्ट वीक में आनी थी, वो अभी तक नहीं आई है। और वो इशू वही है कि जहाँ पर जो ममालिक में जहाँ पर है उनको अपनी ज़रूरियात पहले पूरी कर रहे हैं, तो लेकिन दूसरे ज़राए से अब जैसे ये कैंसिलो बायो की वैक्सीन जो है ना, इस महीने पाकिस्तान में काफ़ी तादाद में आ जाएगी अप्रैल के एंड तक। अभी कुछ थोड़ी सी आई है, लेकिन अब वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ही उसकी फिलिंग हो रही होगी, तो वो ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। और ये जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर में भी अब जो इजाज़त मिल गई है और वो कर रहे हैं, तो उससे भी, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है ना, 225 मिलियन की आबादी है, तो मल्टीपल सोर्सेज से करना होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक ही सेक्टर गवर्नमेंट पूरा कर सके। लेकिन अवाम ये सवाल करें डॉक्टर साहब के जब वैक्सीन तो हर शख्स को लगनी चाहिए, हुकूमत लगाए, मुफ्त लगनी चाहिए, तो फिर हम पैसे देकर क्यों लगवाएं? और काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी ज़ाहिर वैक्सीन की कीमत अदा कर रहे हैं और लगवा रहे हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। देखें, हर गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, पूरी दुनिया की स्ट्रेटजी प्रायोरिटाइज करके हुई है कि जी अपने
पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को करा, फिर 70 साल से ऊपर, फिर 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर। बाकियों मुल्कों की आबादी बहुत छोटी है, जो दूसरे ममालिक है। हमारी कोई तकरीबन 225 मिलियन की आबादी है। इसको अगर प्रायोरिटाइज करके चलेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ बहुत सारी आबादी ऐसी है जो अफोर्ड कर सकती है, और वो लोगों ने जाके जो अफोर्ड कर सकते थे और उनके पास सहूलियात थी, उनके पास परमानेंट रेजिडेंस थे दुबई वगैरह के, वहाँ से लगा के आ गए हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है। और बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक भी जो है ना लोग, अभी हमारे पास भी लोग आ रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आया, लेकिन पॉइंट ये है कि बिल्कुल जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगवाएं, लेकिन ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सऊद साहब मेरे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कितने बच्चों की तादाद आप बताएंगे कि जो वायरस से इस लहर में मुतासर हो रही है? डॉक्टर सऊद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है, और बच्चे इस जो तीसरी लहर है कोरोना की उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बच्चों में भी सिम्टम्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे, कितने बच्चे हैं जो ज़ेर इलाज हैं इस वायरस से मुतासर? जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब यहाँ पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारे पिछले साल से इस वक्त थोड़ा सा बच्चों में भी रेशो ज़्यादा आ रही है। हमारे पास पहले अगर 2 से 4 बच्चे एक टाइम पे दाखिल होते थे, तो इस वक्त बढ़ के ये तादाद बास का 10 तक चली जाती है। इस वक्त आज के दिन में चिल्ड्रन में 8 बच्चे हमारे पास दाखिल हैं। तो इस सेंस में तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग डायरेक्ट टेस्टिंग की बजाय दूसरे हॉस्पिटल से जो पॉजिटिव बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं। अच्छा। रेशो जैसे मैंने बताया कि बच्चों में बीमारी की ज़्यादा हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र इस बात में ज़रूर है कि बच्चों में शरह अमवात जो बिल्कुल सेहतमंद। लेकिन डॉक्टर साहब उनकी कंडीशन कैसी होती है, बच्चों की सिम्टम्स कैसे होते हैं उनके बड़ों के मुकाबले में? देखिए बच्चों में सिम्टम कम होते हैं। जो बच्चा बिल्कुल फिट हो उसमें तो बहुत कम चांस होता है कि ज़्यादा सीरियस हो। कुछ इक्का दुक्का बच्चे होते हैं, जैसे पिछले 1 महीने में हमारे एक बच्चा ऐसा हुआ है जिसका ज़्यादा सीरियस हुआ और वो एंड पे एक्सपायर हुआ बच्चा। लेकिन आमतौर पे वो बच्चे जिनको कोई दूसरी बीमारियां चल रही हों, जैसे कोई दिल के मुश्किल मरीज हैं, दिल में सुराख है या गुर्दे फेल हो चुके हैं, जिगर फेल हो चुका है, उनको ये वायरस ज़्यादा जो है वो मुतासिर करता है। तो यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगा कि अब लाहौर में हर तरफ बैन लगाती जा रही है गवर्नमेंट लोगों की गैदरिंग पे, लेकिन अभी भी जो पूरे शहर की सबसे बड़ी गैदरिंग है, आप सुन के हैरान होंगे, वो तो यहाँ पे चिल्ड्रन या मेयो या जिना हॉस्पिटल में हो रही है, जहाँ पे वो बच्चे आते हैं जो ऑलरेडी अगर बीमार होंगे, उनको पहले से कोई ना कोई बीमारी चल रही है, बिल्कुल तो उनके फौत होने का चांस बहुत ज्यादा होगा। जाहिर है जो मल्टीपल डिजीजेस के लोग हैं बच्चों में भी वही सूरत हाल है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर्स भी और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।